नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौजूदा वैश्विक व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की और राजनीतिक व्यवस्था की। खासकर हम बात करेंगे यूएसए, जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप के द्वारा हालिया समय में जितने भी कदम उठाए गए थे, जिससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पहुंच गई थी। खाड़ी देश के संकट के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी यूएसए और उसके राष्ट्रपति के द्वारा उठाए गए इन कदमों से क्या समस्याएं शुरू हुई और अब मामला कहाँ तक पहुंचा है और इसके वास्तविक निहितार्थ मतलब एक्चुअल कारण और उसके निष्कर्ष क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, हार्मुज जल संधि जो कि ईरान की सीमा के पास है, ईरान के पास है, इधर बसा हुआ है ओमान। अब इसके बीच की जल संधि है, इसके पीछे सारे खाड़ी देश हैं आपके, जहाँ से तेल की सप्लाई होती है। तो तेल की जो सप्लाई होती है, ईरान ने जब यहाँ पे नाकेबंदी कर दी तो तेल की सप्लाई बंद हो गई। और यूएसए का क्या कहना है? यूएसए ने कहा कि ये नाकाबंदी करेंगे तो हम भी नाकाबंदी करेंगे, तो यहाँ यूएसए नाकाबंदी कर दी। अब ईरान दूसरों के जहाज नहीं जाने दे रहा है, यूएसए किसी के जहाज, ईरान के भी जहाजों को नहीं जाने दे रहा है। तो उससे क्या हुआ कि ईरान की जो तेल प्रोडक्शन थी वो तो बढ़ रही है, उससे कुओं से तेल निकल रहा है। अब तेल निकल रहा है तो ये क्या करते हैं, तो निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, पैसा कमाते हैं। अब जब यूएस ने यहाँ नाकेबंदी कर दी तो इनका तेल बाहर जा ही नहीं पा रहा है, इतना तेल ये स्टोर कहाँ करेंगे? इनके सामने समस्या खड़ी हुई, इतना तेल हम कहाँ स्टोर करेंगे? तो इनको झुकना पड़ा, यूएसए को भी झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि यूएसए को मालूम है कि बहुत दिन तक वो यहाँ पर नाकाबंदी नहीं कर सकता है और यूएसए जल्दी से जल्दी इस युद्ध से निकलना चाह रहा था, क्योंकि यूएसए को लगा था कि वो इजराइल की वजह से यहाँ फंस गया है। अब इजराइल का क्या है? इजराइल ने तो बात अस्तित्व की है। इजराइल के बगल में ही बसा हुआ ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है, परमाणु संपन्न देश हो जाता है, तो इजराइल जैसे देश, छोटे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये इजराइल कभी नहीं चाहता, क्योंकि ये इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए इजराइल किसी भी हाल में ईरान में जो युद्ध हो रहा था उसको रोकना नहीं चाहता था। इजराइल की मंशा थी कि वो ईरान के बहुत बड़े भूभाग पर, बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले, और लेबनान में उसने बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर भी लिया। जैसे दक्षिणी लेबनान था, तो लेबनान का दक्षिणी हिस्सा इजराइल ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है और वहाँ सीमाबंदी भी कर दी है, मतलब उतना एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। लेकिन यूएसए को मालूम चला कि अब अगर ज़्यादा फंसेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी, तो यूएसए धीरे धीरे बाहर निकलने के रास्ते खोलने लगा। चूँकि ईरान को मदद मिल रही है, ऐसा नहीं कि ईरान अपने दम पर शेर बन रहा है। ईरान की मदद करने वाले दो देश, एक है रशिया, दूसरा है चाइना। ये इसी बहाने इनडायरेक्टली यूएसए को पीछे धकेल रहा है, यूएसए की युद्ध शक्ति कम कर रहे हैं। और हुआ भी वही। जब ये संधि दोनों के बीच में होने की बात हुई, और ये हुई भी, स्विट्जरलैंड में वार्ता भी हुई, इसकी संधि भी हुई, साइन भी हुआ, सिग्नेचर भी हुआ, तो पूरी दुनिया में इसको इस रूप में देखा गया कि ये ईरान की जीत है। क्यों? क्योंकि ईरान का जो पूरा टॉप लेवल के कमांडर थे, इंक्लूडिंग इनके जो राष्ट्र प्रमुख थे खामनेई, वो सारे मारे गए यूएसए हमले में। उसके बाद इनके और कई बड़े सूचना अधिकारी, गुप्त सूचना अधिकारी और रणनीतिक अधिकारी मारे गए, सेना के जो स्ट्रेटेजिक होते हैं। उसके बाद भी ईरान झुका नहीं, ईरान लड़ता रहा। ईरान ने अपने आसपास के जितने भी खाड़ी देश थे, कतर, ओमान, इराक, जहाँ यूएसए के मिलिट्री बेस थे, क्योंकि यूएसए ने हर जगह अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, हर जगह ईरान ने हमला किया, लगातार हमला किया। तो यूएसए को बहुत नुकसान हुआ और उन देशों को बहुत नुकसान हुआ। इससे ईरान को ये समझ में आ गया कि हार्मुज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए डील में जो बातें दी गई थी उसमें यूएसए ने शर्त रखी थी कि पहले तो ये ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, जो न्यूक्लियर है
न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। दूसरा, हार्मुज बिना टोल के खुला रहेगा। और तीसरा, इनका जितना भी ईरान का परमाणु से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है सब इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है उसके संरक्षण में रहेगा। अमेरिका उसका कत्ता धरता है तो वो उनको मालूम चलता है कि ईरान कहीं परमाणु बम बनाने की साजिश तो नहीं कर रहा है। लेकिन ईरान के देश में ही इन बातों का विद्रोह हो रहा था, खासकर परमाणु शक्ति को लेकर, क्योंकि ईरान चाहता है, ईरान के देश को चाहता है कि ईरान एक परमाणु शक्ति बने, क्योंकि वो देख चुका है जिनके पास परमाणु शक्ति होती है उनको कोई हल्के में नहीं लेता है, उन पर हमला करने से पहले आदमी 25 बार सोचता है। और वहाँ की जो ईरान रिवोल्यूशन गार्ड है IRGS, उसने ही पूरा कमान संभाल रखा था खामनेई के मरने के बाद। ईरानियन रिवोल्यूशन गार्ड जो है बहुत मजबूत और बहुत संगठित है और ऐसे आपातकाल की स्थिति में पूरी व्यवस्था संभाल लेते हैं। वो भी इस बात के तैयार नहीं थे, तो इनके बीच संधि तो हुई अमेरिका और ईरान के बीच में। कुछ ही दिन बाद एक पोत गुजर रहा था यहाँ से और ईरान ने उसको उड़ा दिया, क्योंकि ईरान का मानना था कि ये बिना टोल दिए जा रहा है या बिना हमसे परमिशन लिए जा रहा है। इसका मतलब ईरान संधि का पालन नहीं कर रहा है जो संधि में कही गई थी कि खुला रहेगा आने जाने के लिए, वैश्विक व्यापार के लिए खुला रहेगा। तो तुरंत क्या हुआ कि USA ने ईरान पर हमला किया, USA ने ईरान पर हमला किया और फिर ईरान ने अमेरिकी बेस जो अगल बगल के फिर उस पर हमला किया, तो फिर वैसे शुरू हो गया। अब ईरान का कहना है कि हार्मुज कभी भी युद्ध पूर्व स्थिति में नहीं जाएगा, मतलब युद्ध के पहले जैसे उसमें स्वतंत्र आवाजाही थी, जो फ्रीडम थी बिना रोको, अब वैसा कभी नहीं रहेगा, क्योंकि हार्मुज हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारे पास इसका कमांड रहेगा। क्योंकि अगर हमारे पास इसका कमांड रहेगा तो कोई भी हम पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन अब अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर हो गई है। अगर अमेरिका बिना हार्मुज खुलवाए युद्ध से हटता है तो ये हो जाएगा कि अमेरिका ने हार मान ली, और अगर अमेरिका हार्मुज खुलवाने पर आमादा रहेगा तो उसे लगातार युद्ध में संलिप्त रहना पड़ेगा, जो वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस सब के पीछे छुपी हुई चीज़ है वो सुनिए। ट्रंप के दामाद और बेटों के नाम से शेयर मार्केट में 2-3 फर्जी अकाउंट थे, और ट्रंप जिस दिन बयान देते कि युद्ध जारी रहेगा उस दिन शेयर मार्केट गिर जाता। तो उस दिन उन बेनामी अकाउंटों से, जो डीमैट अकाउंट थे शेयर बाजार के, अरबों डॉलर के शेयर खरीदे जाते। शेयर मार्केट जब गिरता तो अरबों डॉलर के शेयर इन बेनामी अकाउंट से खरीदे जाते, और अगले दिन ट्रंप बयान देते बस युद्ध खत्म होने वाला है कुछ ही देर में। इससे क्या होता, मार्केट फिर चढ़ जाता। तो जैसे ही चढ़ता, ये अकाउंट वाले जो शेयर इन्होंने कल खरीदे थे गिरे हुए दाम पर, वो अगले दिन बढ़े हुए दाम पर बेच देते। अब 10 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं और 10,000 बेच रहे हैं। अब ऐसे लाखों करोड़ों शेयर खरीदे इन्होंने, सोचिए कितना पैसा कमा लिया। बाद में खबर आई कि सारे जो अकाउंट थे जिन्होंने ये काम किए, ये सब ट्रंप के बेटे और दामादों के थे। मतलब ट्रंप ने इस पूरे घटना चक्र में सबको उलझा दिया और खुद दबा कर पैसा कमाया। एक बात ये। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया ट्रंप ने इसी समय, और कई अरब डॉलर कमाए, क्रिप्टो करेंसी की जरिए। दूसरी चीज़, एपस्टीन फाइल जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के सेक्सुअल हरासमेंट वाले सीन थे, जिसमें नेताओं ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किए थे। नेता थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, इसमें ट्रंप का नाम भी था, ट्रंप थे भी वीडियो में, एपस्टीन के साथ थे जिस आदमी के ऊपर ये फाइल है। इस पूरे घटनाक्रम से एपस्टीन फाइल का जो मुद्दा था उसकी तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी ट्रंप ने युद्ध को लगातार जारी रखा, ऊटपटांग बयान दिए और लोगों को उलझाया रखा। तो अब जो बात निकल के सामने आई वो ये आई है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को युद्ध में उलझाया, लोगों को यहाँ वहाँ भटकाया और अपने कई काम किए। पहला काम, डीमैट अकाउंट से भरपूर पैसा कमाया,
जिनके बेटे और दामाद के नाम पर थे, और भी लोग हो सकते हैं। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके भयंकर पैसा कमाया। तीसरा, एपस्टीन फाइल से लोगों का ध्यान भटकाया। एपस्टीन फाइल बिल्कुल साइड में चला गया है, बैक में, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। तो ट्रंप ने एक्चुअल में पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर भरपूर पैसा और मुनाफा कमाया। तो पूरे युद्ध का सार ये है कि ये युद्ध जो है एक तरह से एक पर्दा था, छद्म युद्ध था, केवल एक व्यक्ति ट्रंप का अपने गुनाहों को, अपने झूठ को, अपने लालच को छुपाने के लिए, और जिसमें ये व्यक्ति सफल रहा। तो अभी जो जानकारी आई है, उस पर जो भी निष्कर्ष मिला है उसे हमने आपके सामने पेश किया है। बाकी जब इसमें आगे अपडेट मिलेगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।